था। आज हम लोग को देखना है रूपांतर के आधार पे। किसके आधार पे? हाँ, इसी को और क्या बोलते हैं? प्रयोग के आधार पे, व्याकरण के आधार पर इसको बोलते हैं। तो इसमें हमने जाना था कि दो होते हैं, विकारी और एक अविकारी, और ये चूंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए उतना देर हम इसमें टाइम नहीं देंगे। तो टॉपिक तो हमारा वही है जो रोज रहता है, शब्द विचार, है ना, कई दिनों से ही चल रहा है, तो बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं खत्म हो जाएगा। उम्मीद है 5 क्लास में खत्म हो जाएगा, है ना, शब्द विचार। तो शब्द विचार में रूपांतर के आधार पर जो हम लोग फर्स्ट क्लास लिए थे, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी और एक होता है अविकारी। देखो कई किताबों में आप देखोगे ना विकारी अविकारी का परिभाषा, तो इसमें लिखा है कि वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर कोई चीज बदलता है ना तो लिंग वचन कारक पर ही नहीं बदलता, और भी कई चीजें हैं। तो हम इसमें परिभाषा में और भी कुछ लगाएंगे, वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक, काल, पुरुष इत्यादि के आधार पर बदल जाते हैं। मतलब और भी आप लगा सकते हो, है ना। उपसर्ग के आधार पर भी तो बदल सकते हैं, बदलते कि नहीं बताओ? उपसर्ग के आधार पर भी बदल सकते हैं, कुछ था कुछ और हो गया। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक, पुरुष, काल के आधार पे बदल जाते हैं। ठीक, एक कारकीय उपसर्ग होता है, टॉपिक है, शब्द है, सुनना। कारकीय उपसर्ग, कारक सुना, कर्ता ने कर्म को, ये तो कारकीय उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो पीछे लगाते हैं, वही ना, ये प्रत्यय, हाँ आगे लगाते हैं याद भी रखे हो ना। तो कारकीय उपसर्ग के वजह से भी ये अपना रूप बदल लेते हैं। तो वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक, पुरुष, काल, कारकीय उपसर्गों के आधार पर, आदि के आधार पे अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे पंडित है तो लिंग के आधार पर देखो कैसे बदलेगा। लिंग, पंडित को स्त्रीलिंग बना दिया, पंडिताई हो गया, हो गया कि नहीं? पंडिताई की पंडिताइन, हाँ ठीक है, तो पंडित से पंडिताइन बना दिया। तो अब देख रहे लिंग के आधार पर बदल गया। तो इसी तरह से जो शब्द होते हैं वो अलग अलग चीजों के आधार पे बदल जाएंगे। तो जो बदलेंगे उनको क्या कहेंगे? विकारी। तो इसमें हमने जाना था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 3 प्रकार के, 3 है। अब मान लो पढ़ना तो तुम जानते हो ना, पढ़ना क्या है? क्रिया है, और पढ़ना में हमने क्या लगा दिया? पढ़ाई, लास्ट में बदल दिया। और क्या इसमें चेंज किया है? मान लो प्रत्यय चेंज किया है, लास्ट में कुछ हमने चीज जोड़ दिया है। तो देखो पढ़ना से पढ़ाई हो गया, तो इसका रूप बदल गया कि नहीं? और रूप बदलने का मतलब पूरा डिपार्टमेंट चेंज नहीं हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा कुछ तो देखना। पढ़ाई और पढ़ना मतलब सेंस लिखने पढ़ने से ही है, लेकिन इसका रूप बदल गया, एक हो पढ़ना और एक हो पढ़ाई। ठीक है, लड़ना से लड़ाई, ऐसे बना सकते हैं। तो कई चीजें, बच्चा से बचपन हो जाएगा। तो हम लिंग वचन कारक कई चीजों के आधार पे हम जब बदल देंगे तो वो होगा विकारी, और नहीं बदलेगा तो अविकारी। और आपको एक बात और मैंने बताया था कि अविकारी को अव्यय बोलते हैं। अविकारी को क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। और जब हम लोग 6ठी क्लास में थे तो इसको ऐसे याद करते थे, वैसा शब्द जिसका रूप कभी नहीं बदलता उसको बोलते हैं अव्यय शब्द। ये नहीं पता था कि इसको अविकारी भी बोलते हैं, तो 6ठी की बात अलग थी, है कि नहीं? तो विकारी अविकारी जाना, इसमें भी 4 प्रकार है और इसमें भी 4 प्रकार है। तो इसमें जो 4 प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो इसमें का हम लोग पहला प्रकार पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा, है ना। तो संज्ञा के बारे में आज हम लोग पढ़ना है। और चूंकि इसका प्रकार वगैरह तो हम लोग फर्स्ट क्लास में ही लिख चुके हैं, तो इस पर और बहुत चर्चा नहीं करते। आज हम लोग शुरू करेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है? कोई भी बताइए महानुभाव, क्योंकि ये तो सबसे छोटी बात है, 6ठी क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है संज्ञा किसे कहते हैं। पर एक और जानकारी के लिए मैं बता दूं, 6ठी क्लास इसका लेवल नहीं है। इसका लेवल ये है कि आज के बाद संज्ञा पढ़ना है, नोट्स बना लेना है, जीवन में फिर किसी भी क्लास में नहीं बैठना है जहां संज्ञा पढ़ाई होता हो। सीधा ये सोचना है कि संज्ञा खत्म, केवल रिवाइज करते रहना है बस नोट्स को। ठीक है, अब खुद से कुछ मिल जाए तो उसको उसमें इंप्रूव कर लेना है। पर ये नहीं एक मोटिव से जा रहे हैं आज संज्ञा पढ़ना अगर तुम पीएचडी माने ऑनर्स पेपर लोगे हिंदी का, हिंदी में ऑनर्स पेपर करोगे, ऑनर्स करोगे तो उस समय पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुमको जनरली फिजिक्स, मैथ पढ़ना है, इतिहास, भूगोल पढ़ना है, तो उसमें जरूरत नहीं है कि तुम व्याकरण के फिर से क्लास करोगे। ठीक है, बाकी विशेष जानकारी के लिए तो कर ही सकते हो। और कभी भी कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकता, ये भी एक फिलॉसफी है। ठीक है, तो उस सब चीजों का आधार बना के आप कर भी सकते हो, पर मेरे मानने से अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं संज्ञा। पर आप जितना भी जानते हो उतना बताओ कि संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं। कोई भी
एनी स्टूडेंट प्लीज स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन इट। ऐसा मास्टर जो हिंदी में इंग्लिश बोलता है। संज्ञा। हाँ, संज्ञा विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है और भाव का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। हाँ, बढ़िया है। ये विकारी हमने लगाया इसमें, है ना, बढ़िया। किसी भी किताब में ये नहीं होता कि वैसा विकारी शब्द, सब में जगह क्या लिखा रहता है? संज्ञा वह है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव इत्यादि का नाम का बोध होता है, यही है ना। पर हम लोगों ने 10वीं में जब पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज लगाया था कि वैसा विकारी शब्द, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि संज्ञा क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, तो हम तो लगा ही सकते हैं, हैं? तो इसलिए वैसा विकारी शब्द। कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे अच्छा परिभाषा अब तक हम लोगों ने यही सोचा है संज्ञा के बारे में ना। बैठ जाओ, नोट भी कर लेते हैं सबसे पहले इसको। तो लिखेंगे वैसा विकारी शब्द, वैसा विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है। वैसा विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे में पटना ले लेते हैं, है ना, शहर, भारतीय राष्ट्रपति, ढेर हमने ले लिया, बचपन, सेना इत्यादि। और ये हमने एग्जाम्पल लिया ना। देखो कई लोग जब इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तो क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक कहीं लिख देंगे 5 गो एग्जाम्पल में, है ना, गंगा, राम, कमलेश, सुरेश इत्यादि। वो नहीं करना। इसमें हमने देखो ध्यान से क्या किया, मैंने एक तो मैंने व्यक्तिवाचक लिया क्योंकि आपको पता है ना संज्ञा को जब हम बांटते हैं कुल भेदों में तो हम 5 देखते हैं, तो 5 का अगर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सब तो संज्ञा है ना। तो हमने सबसे पहले क्या डाला, व्यक्तिवाचक का, फिर शहर जातिवाचक, है कि नहीं, बोलो। भारतीय राष्ट्रपति एक व्यक्तिवाचक हो गया, ढेर हो गया समूहवाचक, और उसके बाद बचपन क्या है, एक भाववाचक है, और सेना की बात करो तो समूहवाचक। और कुछ है आपके मन में जो कि अलग हो? अगर चाहो तो इसमें एक डाल सकते हो, हीरा या सोना डाल दो। सोना, ये सोना कौन सा है? स्लिप वाला नहीं है, गोल्ड वाला है, गोल्ड। तो ये हो गई हमारा संज्ञा के परिभाषा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है, ये बात क्या है, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद या प्रकार जो हम जानेंगे, इससे पहले हमको ये जरूर जानना है कि ये है एक्चुअल में कितना, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, स्टार लगाकर, अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, कुल कितने भेद, तो कुल कितने भेद, तो 5, है ना। पहले लिख लेते हैं, फिर आपसे पहले पूछते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मूलतः भेद, मतलब मूलतः भेदों की संख्या, परंपरागत रूप से संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद यानी भेद की संख्या। उसके बाद हम लिखा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद।
और लिखी कुछ कि रहने दे अब? कितना हो गया? हाँ कुछ हो गया ज्यादा, है ना। अब इसमें आप देख पा रहे हैं, आपको बताना है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं। मतलब अगर समान रूप से कोई पूछता है कि बताओ संज्ञा कितने प्रकार के हैं, संज्ञा के मुख्यता भेद कितने हैं, संज्ञा के मूलता कितने हैं, परंपरागत रूप से संज्ञा के भेद कितना है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है ना। ये भी कहा जा सकता है कि संज्ञा सामान्य रूप से कितने प्रकार का होता है, सामान्य रूप से, तो वो भी प्रकार हो सकता है। मतलब आपको बताने हैं, संख्या पूछे जा सकते हैं कभी भी। अब तक तो हम यही सुने हैं ना, खरो जवाब, अब तक तो आप यही सुने हो ना कि जब भी कोई पूछता है संज्ञा कितने प्रकार, 5 प्रकार की। तो अगर ये कोई पूछता है ना संज्ञा के भेद यानी संज्ञा के कितने प्रकार, तो 5 होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, 5 तो होते हैं। लेकिन अब इस सब में दुख है, इसमें क्या है, संज्ञा के मूलतः भेद या संज्ञा के मुख्यतः भेद, तो फिर क्या कहेंगे, क्या लगता है तुम्हें? जल्दी बोलो, जो बोलोगे लिख ही देंगे। बोलो नहीं सर। और कोई बताएगा? संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं, आपको क्या लगता है? 3 है, ठीक है, संज्ञा के 3 भेद हैं। और संज्ञा के मूलतः, देखो मुख्यतः कहो मूलतः कहो एक ही बात है ना, तो 3 ही रखते हैं इसमें भी। परंपरागत रूप से संज्ञा के भेद कितने हैं, परंपरागत रूप से आज तक जो चलते आया है, क्या लगता है तुम्हें? 5 तो 5 ही आ रहा है ना। और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, व्युत्पत्ति मतलब इसका और भी नाम था ना व्युत्पत्ति का, रचना बनावट, तो इसके आधार पर कितने हैं, इनका रचना कैसे हुआ, तो इस आधार पर जब हम देखते हैं तो चलो एक हम बता देते हैं, 3 इसमें रखना है, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, भूलना मना है, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर इसी में आपका मजा ले सकता है। वो सीधा कह दे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, और तुम पहले से पढ़ के गए हो तो मार 5 तो पता चले गलत हो गया, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो ये आपको नोट करना है, उसके बाद हम देखेंगे 3 कौन है और फिर 5 कौन है, ठीक है। बैठो नोट करो तो जल्दी से, इरेज भी करना है। एक इसमें और जोड़ना है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद या प्रकार। अर्थ के आधार पर कितने हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर 5 होते हैं, ठीक है। और अगर कोई लिखना चाहे तो एक चीज और लिख सकता है कि जो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ या सामान्य अर्थ, तो इसका अर्थ होता है नाम। अभी हमने परिभाषा में देखा ना, वैसे विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, नाम, है ना। जिस तरह से हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे ना, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसमें पढ़ेंगे सर्व। तो इसी तरह से यहां ध्यान रखना है कि संज्ञा के शाब्दिक अर्थ या सामान्य अर्थ उसका क्या होगा, तो इसका होता है नाम, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने यह पढ़ा है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ या समान अर्थ जो होता है वो क्या होता है, नाम होता है। और संज्ञा का परिभाषा हमने जाना, वैसा विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है ना। ऐसा नहीं कह देना कि भाव का बोध होता है, नाम लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद हमने पांचों, जो 5 हैं, जो हम जान रहे हैं कि हाँ संज्ञा के परंपरागत रूप से 5 भेद हैं, तो उसमें 5 का एग्जाम्पल हमने लिया है। और संज्ञा के भेद में हमने देखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संज्ञा के कुल कितने भेद है, तो 5, संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 5, संज्ञा के कितने प्रकार है, तो 5 प्रकार है कि नहीं। लेकिन अगर कहा दिया जाए संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद है, तो यहाँ 3 रखना है, परंपरागत रूप से 5, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 5, ठीक है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एक चीज और जानते हैं, जो किताब हमारे पास है, इस किताब में या आपके पास भी जो किताब होगा उसमें इस चीज को दिया गया है। सब जगह इसको नहीं कराया जाता क्योंकि कोई मतलब सेंस ज्यादा नहीं है, आप लोग इसको जान रहे हो, अभ्यासी भी आएगा तुम्हें, पर इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें दिया है संज्ञा के कार्य, टॉपिक का क्या नाम है, संज्ञा के कार्य, इसका क्या कार्य है। तो इसमें कहा है संज्ञा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, ऐसे नामों का बोध कराना जो दुनिया में सिर्फ एक है। मतलब व्यक्तिवाचक की बात कर रहा है,
दुनिया में एक है मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो जो व्यक्तिवाचक है उसका बोध कराने के लिए है। ऐसे नामों को बताना जिससे जाति भर का बोध होता है, मतलब जातिवाचक की बात कर रहा है कि नहीं। उसके बाद कह रहा है ऐसे नामों को बतलाना जिनसे समूह का बोध होता है, ये संज्ञा के कार्य है। अब ये सब कुछ तो आप जान रहे हो, लेकिन टॉपिक ध्यान नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं कि जब भी आपसे पूछा जाए संज्ञा के कार्य बताओ, तो हम क्या क्या कह देंगे, दुनिया में जो एक है उसके नाम का बोध कराने का कार्य होता है इसका। दुनिया में अगर संपूर्ण जाति की बात हो तो उस समय संपूर्ण जाति के लिए नाम का बोध कराता है, ठीक है। उसके बाद इसमें और देखो, ऐसे धातु या द्रव्य के नामों को बताता है जिसे मापा या तौला जा सकता है। दुनिया की वही सारी वस्तुएं जिसे मापा या तौला जाता है, संज्ञा उसका बोध कराता है ना। ऐसे नामों को बताता है जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं के भाव, गुण, दोष, अवस्था, गति, क्रिया आदि का बोध होता है। मतलब व्यक्ति के अंदर या वस्तु के अंदर अगर कोई गुण है, दोष है, उसमें अवस्था है, गति है, क्रिया है, तो उसका नाम का बोध कराता है। तो ये सब क्या है, संज्ञा के काम है, ठीक है। अब व्यक्ति के अंदर क्या दोष होते हैं, ये क्या गुण हो सकते हैं, तो एक मान लो हमने रखा मित्रता, अगर ऐसा एक गुण हमने देखा तो मित्रता एक भाववाचक संज्ञा, मतलब मित्रता का बोध करा रहा है। तो संज्ञा का क्या कार्य हो सकते हैं, तो 5 इसका अगर परंपरागत रूप से हम भेद देख रहे हैं तो इसका 5 कार्य हम लिख सकते हैं। दुनिया में वो सारी वस्तुएं जो एक ही हैं, स्पेशल हैं, खास है, उनके नाम को बोध कराता है। जाति भर का बोध कराता है, किसी वैसे वस्तु जिसको नापा या तौला जा सके उसका बोध कराता है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। संज्ञा के कार्य जो हैं वो याद करना जरूरी नहीं है, मतलब समझना जरूरी है कि अगर किसी ने पूछ दिया आपसे कि बताइए कि संज्ञा के क्या कार्य हैं, ऐसा टॉपिक सुना था, नहीं सुना ना, संज्ञा के क्या कार्य हैं, तो उस समय थोड़ा देर के लिए आदमी फंस सकता है, संज्ञा किसे कहते हैं पता है, प्रकार पता है, कार्य कहां से आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्य जो है ना उसी को, माने प्रकार जो है ना उसी को कार्य के रूप में आपको परिभाषित कर देना है कि संज्ञा के कार्य निम्न है। 1 नंबर, वैसे वस्तुएं जो दुनिया में केवल एक हैं, इनके नाम का बोध कराता है। वैसे वस्तुएं अगर मैंने जाति भर की वस्तुओं का बोध कराना है, संपूर्ण का बोध कराना है, तो उस समय हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं। वैसी वस्तुएं जिसे मापा या तौला जाता है उसका बोध कराता है। ये संज्ञा के कार्य हैं। किसी व्यक्ति के अंदर दोष, गुण है ना, ये बस वस्तु हो, व्यक्ति हो, इसके अंदर में कोई दोष है, गुण है, अवस्था है, क्रिया हो रही है, कोई गति हो रहा है, तो उसके नाम का बोध कराता है। समझ गए। तो ये जो परिभाषा है ना, इसी से हम ले सकते हैं कि एक व्यक्ति का बोध कराता हो, वस्तु का बोध कराता हो, स्थान का बोध कराता हो, और व्यक्ति के अंदर या वस्तु के अंदर जो भाव है, गुण, दोष है, उसका बोध कराता हो। ठीक है। अब आते हैं हम इसका जो भेद है उस भेद को लेते हैं, और भेद के बाद इसके चीजों को, परिभाषा को हम समझते हैं। कोई दिक्कत किसी को, बताओ। जो भी होगा बताते चलना, क्योंकि फिर इसके बाद नहीं पढ़ना संज्ञा। पूरा इरेज कर दे। अभी हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा के, संज्ञा के प्रकार या भेद। तो मुख्यतः पहले लेते हैं। मुख्यतः हम एक लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक। क्या होता है? जातिवाचक। और अगला है भाववाचक। अब आपको ध्यान रखना, अगर किसी ने कहा कि संज्ञा के मुख्यतः या मूल्यतः कितने भेद हैं, तो 3। कितने? 3। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसमें क्या नहीं है? समूहवाचक नहीं है, और परिमाणवाचक या द्रव्यवाचक, है ना, ये नहीं है। पदार्थवाचक भी कहते हैं उसको। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि जातिवाचक के 2 उपभेद हैं। 2 उपभेद। किसका 2 उपभेद है? जातिवाचक के। और कौन है ये? एक है समूहवाचक, समूहवाचक, इसी को हम बोलते हैं समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। और इसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, और क्या था? परिमाणवाचक। और एक और नाम बताओ, धातुवाचक। धातु
ये सब इसका नाम है। बोलो कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। जातिवाचक जो है उसका 2 उपभेद हैं, और अगर कुल पूछ दिया जाए तो हम इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, और 2 इसको भी ले लेंगे, तो इसलिए कुल हो जाएगा। और यही आधार है। किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, उसके बाद द्रव्यवाचक, ऐसा नाम देकर फिर भाववाचक, ऐसे 5 को पूरा देते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो नहीं, अगर ऐसा किसी ने पूछा तो पूछो कि किस आधार पे, तब बोलेगा नहीं हम यही पूछ रहे हैं, बस इतना ही पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट ही इतना सा है, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कहो 5। लेकिन अगर उसने स्टेटमेंट बदला, कहा कि अर्थ के आधार पे बताओ, तो फिर 5, है ना। कहा व्युत्पत्ति के आधार पे बताओ, तो फिर 3, मूल्यतः बताओ तो 3, मुख्यतः बताओ तो 3, है ना, और परंपरागत रूप से बताओ तो 5। समझ गए? आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक। अभी हमने पढ़ा ना संज्ञा में, संज्ञा वह है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध होता है, भाव के नाम का बोध होता है। तो जो व्यक्तिवाचक जब होगा ना, तो इसमें हम देखेंगे व्यक्ति के नाम का बोध कराएंगे, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे वस्तु, स्थान, है ना। और ये व्यक्तिवाचक जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ये 3 चीजें हो जाएगी। इसमें खास, है ना, लगा देंगे कि वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, नाम का बोध होता है, मतलब कोई स्पेशल एक ही रहेगा। लेकिन यही जब हम संज्ञा के पढ़ते तो संज्ञा में क्या पढ़ते? व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव 4 लिख लेते कि संज्ञा से तो भाव का भी तो बोध होगा ना। और भाव में क्या हो सकता था? बचपना हो सकता था, लड़ाई हो सकता था, ईमानदारी हो सकता था, तो वो सब भाव है ना। तो जब हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक में ये 3 चीज हमने लिया कि इससे व्यक्ति का बोध होगा। और कौन सा व्यक्ति का बोध होगा? जो एक है। तो आप ऐसे भी परिभाषा बना सकते हो, वैसी संज्ञा जिससे किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान आदि का नाम का बोध होता है। एक लगा सकते हैं। दूसरी बात, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा संज्ञा जिससे किसी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है। समझ गए? खास या विशेष लगा देंगे, नहीं तो एक लगा देंगे। अगर आपसे कहा जाए व्यक्ति में, तो हम क्या लिख सकते हैं? सुनीता। बोलो हाँ या नहीं? ये व्यक्ति ही तो है। लड़का होगा? हाँ, पटना तो स्थान में आ जाएगा, यहाँ पटना स्थान में आ जाएगा। ठीक, पटना तो स्थान हो जाएगा। वस्तु में क्या लिख सकते हैं? बोलो जल्दी। टेबल, कुर्सी जातिवाचक होता है। लेकिन अगर यहां कह दिया जाए रमेश का टेबल, रमेश का टेबल, अगर इसमें आ गया व्यक्ति हो गया ना, तो इसलिए। अच्छा, इसमें व्यक्ति में हम ये लिख सकते हैं राष्ट्रपति। तो अब देखो ध्यान से, राष्ट्रपति नहीं लिख सकते, क्योंकि राष्ट्रपति पूरी देश भर, दुनिया भर के राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अगर इसमें लगा दिया जाए भारत के राष्ट्रपति या भारतीय राष्ट्रपति, तो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? हाँ, द्रौपदी मुर्मू। तो भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति। राजदूत भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं ना, इसको थोड़ा देर के लिए हटाते, उपभेद बाद में देखेंगे। राजदूत पढ़ते हो? राजदूत, तो राजदूत की जब बात होगी तो एक हो जाएगा भारत के राजदूत और एक दुनिया के राजदूत। तो इसमें हम राजदूत लिखेंगे, राजदूत। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो अब देखो राजदूत होगा ना, तो पूरी दुनिया भर के राजदूत के पास, सब देश का अपना अपना राजदूत हो गया। राष्ट्रपति अपने अपने देश का, जो भी देश होगा वहां अगर राष्ट्रपति की व्यवस्था होगी, वैसा सिस्टम चल रहा होगा, तो वहां राष्ट्रपति होगा। अब हम भूटान में जाके राष्ट्रपति नहीं खोजेंगे, भाई बताओ, यहाँ तो है नहीं, क्यों? वहां राजतंत्र चलता है, तो कैसे तुम्हें मिल जाएगा राष्ट्रपति? है कि नहीं? बोलो। अमेरिका में जाओगे तो मिल जाएगा। अगर यहां बात किया जाए अमेरिकी राष्ट्रपति, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति कहेंगे ना, तो बाइडेन साहब याद आएंगे। अभी वर्तमान समय में बाइडेन साहब हैं, इसलिए बाइडेन बोल रहे हैं। ठीक है। अगर कहा जाए भारतीय प्रधानमंत्री, तो क्या इसका नाम आएगा? नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। लेकिन यहीं पर अगर कहा जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अब किस देश के राष्ट्रपति बताओ? तो बहुत प्रधानमंत्री हैं, बहुत राष्ट्रपति हैं, बहुत राजदूत हैं, है ना। आईएएस ऑफिसर,
तो फिर हो जाएगा कि बहुत सारा है। लेकिन इसमें पूछा जाए कौन, नाम लगा दिया जाए, तो उस समय किसी एक व्यक्ति की बोध होगी, होगी कि नहीं होगी। कह दिया जाए किसी जिला के, कोई जिला, मतलब कह दिया जाए कि छपरा के डीएम, तो छपरा स्थान है और एक जिला एक ही डीएम रहता है और कोई ना कोई स्पेशल होगा, एक ही व्यक्ति होगा। तो अगर केवल डीएम कहा जाए तो जातिवाचक हो गया, लेकिन कह दिया छपरा का डीएम तो एक व्यक्ति का नाम का बोध हो जाएगा। तो इसमें हम किसी एक जिला के डीएम की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पटना एक स्थान हो गया, इंदौर लिख सकते हैं। स्थान में क्या भारत लिख सकते हैं, बोलो, भारत भी तो स्थानीय है। अब भारत कहा जाए तो अगर पूरी दुनिया की मैप देखोगे ना, मानचित्र, तो उसमें तुम्हें स्पेशल एक देश दिखेगा, है ना, हिंद महासागर से ऊपर, तो तुम कहोगे ये है हमारा प्यारा देश भारत। तो हम एक स्पेसिफिक चीजों को पहचानते हैं, तो इसलिए भारत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। वस्तु में और कुछ नाम बताओ जिससे स्पेशल चीजों का बोध हो। वस्तु में देखो, नाम लगा के नहीं बोलना है, ऐसे कुछ बोलो जिससे लगे कि हाँ ये स्पेशल है। देखो ये लाल कलम करे, तो कलम हम इसमें लिख देंगे, वस्तु है ना कलम, कलम तो इसमें है ना, लाल कलम भी इसी में आएगा क्योंकि लाल कलम बहुत है। हाँ ठीक है। अब इसमें अगर लिखना है, इसमें सेलो का पेन, सेलो का कलम, सेलो सुना, सेलो का पेन आता है ना, तो एक ये जो हो जाएगा ना किसी कंपनी, जब हम इसमें लगा देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और इसमें कलम इसमें आ जाए, अच्छा कमल हो गया, ये वाला ठीक है ना, कलम। तो कलम की जब बात होगी तो जातिवाचक में आएगा, लेकिन यहां जब बात करेंगे तो सेलो का कलम हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम गाय लिख सकते हैं, गाय वस्तु होता है गाय वस्तु नहीं होता है। और बताओ, टेबल इसमें लिख देते हैं, टेबल, हाँ जातिवाचक में टेबल है ना। और अगर गाय लिखना है तो गाय हम यहां लिख देते हैं, गाय, गाय भी तो है ना, बहुत सारा गाय है। अगर होता कि राम की गाय तो राम्स काऊ, तो व्यक्तिवाचक में लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसमें देखो पटना एक शहर है ना, तो यहां हमने सब डाला शहर, तो शहर क्या है, जातिवाचक है, लेकिन पटना क्या है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक शहर की बात किया गया। अगर कोई पटना कहेगा ना, अगर तुमको पूरा मैप दिया गया, बहुत सारे देश का अलग अलग शहर है, लेकिन जैसे पटना कहेंगे ना तो हम शिकागो पर उंगली नहीं रखेंगे। लेकिन किसी ने कहा शहर का नाम बताओ, तो हम कहीं भी रख सकते हैं, शिकागो के पास भी रख सकते हैं, बीजिंग में भी रख सकते हैं, टोक्यो में भी रख सकते हैं, सब शहर है। तो दुनिया भर के सारे शहर की बात हो रही कि नहीं। लेकिन जैसे कहा मुंबई, तो सारे वर्ष से हमारा हाथ घूमते 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 कहां जाएगा, अरब सागर के किनार पर। तो ये बात होनी चाहिए। शहर के बाद अगर देश कहा जाए तो बताओ, अब मैप तुम्हारे पास यहाँ रखा हुआ, किसी ने बात देश कहा तो कहीं भी देश ले लें, भूटान भी ले लेंगे, नेपाल भी ले लेंगे, पाकिस्तान जैसे देश को भी ले लेंगे, है कि नहीं, सब तो देश ही है। लेकिन कहा भारत, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ सुना, पहाड़, पर्वत, तो पर्वत की बात होगी तो पर्वत दुनिया भर में है, लेकिन अगर हिमालय पर्वत होगा, हिमालय पर्वत होगा तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हालांकि यह स्थान नहीं है, है ना, हिमालय पर्वत। नदी की बात होगी, नदी, तो नदी सब नदियां हैं, लेकिन अगर आ जाए गंगा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, शोक नदी, सयोक नदी, ऐसे। सयोक नदी कहां बहती है, जम्मू कश्मीर में, है ना, लद्दाख, लद्दाख में बहती है सयोक नदी। नाम क्या है, कंफ्यूज ना होना, सयोक, सयोक है। एक हमारे बिहार में बहती है जिसका नाम क्या है, शोक। शोक ऐसे लिखते, कैसे लिखते, शोक। तो एक सयोक है, एक क्या है, शोक है। तो शोक कहां बहती है, बिहार में, और सयोक कहां बहती है, लद्दाख में। और ये सयोक नदी जो है लद्दाख में इंपॉर्टेंट नदी है, आप देख सकते हो मैप जब देखोगे तो, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब भाववाचक में थोड़ा सा आते हैं।